वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 28 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जारी किया है इसके बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में ESCR पोर्टल का हिंदी संस्करण संविधान दिवस के समारोह के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। तो देख लेते हैं ESCR पोर्टल। तो ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शीर्ष अदालत के निर्णयों का डिजिटल संस्करण प्रदान करने के लिए एक पहल है। जिस तरह से वे आधिकारिक जो कानूनी रिपोर्ट होते हैं उनमें रिपोर्ट किए गए हैं। ये वकीलों का और कानून के जो छात्र होते हैं और आम जनता को सर्वोच्च न्यायालय के लगभग 34,000 निर्णयों तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करता है। यह फैसले शीर्ष अदालत की वेबसाइट, उसके मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के निर्णय पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। यह देश भर के वकीलों के लिए उपलब्ध एक निःशुल्क सेवा है। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद से ESCR के डेटाबेस में लोचदार खोज तकनीकों को शामिल करते हुए एक खोज इंजन विकसित किया है। यह खोज सुविधा मुफ्त पाठ्य खोज के भीतर खोज और केस मतलब किस प्रकार और केस किस वर्ष की खोज की है, और न्यायाधीश खोज और वर्ष और वॉल्यूम खोज उनकी, और बेंच स्ट्रेंथ की सर्चिंग, विकल्प प्रदान करने की सर्चिंग आदि, इसमें सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। देख लेते हैं राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के बारे में। तो ये NJDG पोर्टल ये देश भर में अदालतों द्वारा शुरू किए गए लंबित और निपटाए गए मामलों से संबंधित डेटा का एक राष्ट्रीय भंडार है। इस पोर्टल में कोई भी मामले से संबंधित जानकारी, आंकड़े जैसे कि संस्था लंबित मामले और मामलों का निपटान, मामलों के लिए प्रकार और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का वर्षवार विवरण प्राप्त कर सकता है। यह ई-कोर्ट परियोजना के तहत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है और 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के जो विवरण का एक डेटाबेस है। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा कंप्यूटर सेल रजिस्ट्री की इन हाउस सॉफ्टवेयर विकास टीम के साथ एक इंटरैक्टिव इंटरफेस और एनालिटिक्स डैशबोर्ड के साथ निकट समन्वय के साथ विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर संपूर्ण डेटाबेस को समय समय पर अद्यतित किया गया जाएगा। जो NJDG मामलों की पहचान, प्रबंधन और लंबित मामलों को कम करने के लिए एक निगरानी उपकरण के रूप में भी ये काम करेगा। ये मामलों और उनके निपटान में देरी, लंबित मामलों को कम करने और उनके लिए नीतिगत निर्णय लेने के लिए समय पर इनपुट प्रदान करने में भी मदद करेगा। हमारा अगला आर्टिकल है गुरु नानक जी के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने गुरु नानक जी की जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी, तो तभी ये आर्टिकल चर्चा में है। कल उनकी जयंती भी थी। गुरु नानक जी की जयंती ये हिंदू एक माह में के जो कार्तिक होता है उसके 15वें चंद्र दिवस पर मनाया जाता है। ये सिख धर्म के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है और ये 10 सिख गुरुओं में से सबसे पहले सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती का प्रतीक भी है। ये दिन गुरु नानक देव जी को द्वारा जो दी गई उनकी शिक्षाओं और उनके ज्ञान का सम्मान करता है और सिख दर्शन के मूल सिद्धांतों को मूर्त रूप देते हुए एक एकता, समानता और निस्वार्थ सेवा को बढ़ावा देता है। गुरु नानक जी के बारे में कुछ देख लेते हैं, इनका जीवन के बारे में। तो एक गुरु नानक जी का जन्म 1469 में हुआ था और इनकी जो ये अपने इनने स्वर्गवास हुए थे 1539 में। इन्हें बाबा नानक भी कहा जाता है। ये सिख धर्म के संस्थापक और 10 गुरुओं में से ये पहले गुरु थे। इनका जन्म 5 अप्रैल 1469 को राय भोई दी तलवंडी में हुआ था, जो वर्तमान में ननकाना साहिब जो अब पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार का संदेश फैलाया था, जिसका अर्थ होता है कि ईश्वर एक है और वह हर जगह मौजूद है। उन्होंने इस विचार का प्रचार किया कि कोई भी व्यक्ति शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की पूजा करके उससे जुड़ सकता है।
गुरु नानक जी ने सिख धर्म के 3 स्तंभों की नींव रखी, जिसमें नाम जपना यानी भगवान के नाम का ध्यान देना, कीरत करना यानी ईमानदार और सच्चा जीवन जीना, और बंड चकना यानी दूसरों के साथ साझा करना, विशेष रूप से जरूरतमंदों के साथ। वह एक कवि, एक रहस्यवादी, एक दार्शनिक और एक गायक थे, जिन्होंने कर्मकांड के साथ साथ महिलाओं और निम्न सामाजिक जो आर्थिक स्थिति वाले जो लोग थे उनके खिलाफ जो भेदभाव हो रही थी उनकी निंदा की। गुरु नानक जी के ने जाति व्यवस्था को खारिज कर दिया और सभी लोगों के बीच पृष्ठभूमि, जाति या लिंग की परवाह किए बिना समानता और विचार को बढ़ावा दिया। उन्होंने संगत यानी समुदाय की अवधारणा पेश की, जहां सभी लोग एक साथ आकर पूजा करते थे। उनकी जो सभी शिक्षाओं को एक साथ मिलकर गुरु ग्रंथ साहिब नामक पवित्र पुस्तक बनाई गई, जो सिख धर्म का केंद्रीय पवित्र धर्म ग्रंथ है। हमारा अगला आर्टिकल है अनुपूरक अनुदान के बारे में। तो आइए देख लेते हैं अनुपूरक अनुदान क्या होता है। तो ये अभी अनुदान की अनुपूरक मांगों में ग्रामीण गारंटी योजना के साथ साथ उर्वरक, भोजन और ईंधन सब्सिडी के लिए अतिरिक्त आवंटन देखने की संभावना है। तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 115 ये अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक के अनुदान का प्रावधान करता है। जब संसद द्वारा अधिकृत अनुदान आवश्यक व्यय से कम हो जाता है तो पूरक या अतिरिक्त अनुदान के लिए संसद के समक्ष एक अनुदान प्रस्तुत किया जाता है। यह अनुदान वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले संसद द्वारा प्रस्तुत और पारित किए जाते हैं। जब वास्तविक व्यय संसद के स्वीकृत अनुदान से अधिक हो जाता है तो वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय अतिरिक्त अनुदान की मांग प्रस्तुत करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ऐसी अधिक्यों को संसद में संज्ञान में लाते हैं और इन अधिक्यों की जांच में लोक लेखा समिति करती है और संसद को सिफारिश देती है। अतिरिक्त जो अनुदान होता है, इनकी मांग वास्तविक व्यय के बाद की जाती है और उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद संसद में प्रस्तुत की जाती है जिसमें व्यय ये किया जाता था। हमारा अगला आर्टिकल है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता के बारे में। तो यानी अब देख लेते हैं ABHA के बारे में। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने मेडिकल कॉलेज को उनके मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में चिकित्सा देखभाल वाले जो मरीजों के लिए ABHA यानी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ID पंजीकरण प्रणाली लागू करने के लिए कहा है। तो तभी ये चर्चा में है। देखते हैं आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता के बारे में। तो ये ABHA एक बेतरतीब ढंग से उत्पन्न 14 अंकीय संख्या है जिसका उपयोग विशिष्ट रूप से व्यक्तियों की पहचान करने, उनको प्रमाणित करने और स्वास्थ्य का रिकॉर्ड यानी केवल उनकी जो सूचित सहमति से ही मतलब ये काम होगा को कई प्रणालियों और हितधारकों तक पहुंचने के उद्देश्यों के लिए ये किया जाता है। व्यक्ति डिजिटल रूप से सुरक्षित ABHA बनाने का विकल्प चुन सकते हैं। उन्हें भाग लेने वाले स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और भुगतानकर्ताओं के साथ अपने स्वास्थ्य डेटा तक पहुंचने में साझा करने की अनुमति देता है। ये नागरिकों को अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड का एक साथ बनाए रखने में भी मदद करता है। ये उपयोगकर्ताओं, बीमा कंपनियों और अस्पतालों को स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से पहुंचने की अनुमति देता है। ये स्वास्थ्य ID प्रस्तुत करके सत्यापित डॉक्टरों से लैब रिपोर्ट, नुस्खे, परामर्श, विवरण और निदान तक आसान डिजिटल पहुंच प्रदान करता है। ये देश भर में अस्पतालों को डिजिटल रूप से एक दूसरे से जोड़ेगा और ABHA स्वास्थ्य ID कार्ड होना अनिवार्य नहीं है। यदि लोग इस सुविधा से बाहर निकलना चाहते हैं तो वे सुविधा के लिए पंजीकरण करना या ABHA डेटाबेस को अपनी जानकारी इससे हटा भी सकते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है एमी पुरस्कार के बारे में। तो देख लेते हैं एमी अवार्ड्स क्या होते हैं। अभी हाल ही में कॉमेडियन वीर दास ने अपने नेटफ्लिक्स शो वीर दास लैंडिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता है। तो तभी ये चर्चा में है। एमी पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो ये एमी पुरस्कार टेलीविज़न और जो उभरते मीडिया प्रदर्शनों के लिए जो दिए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध पुरस्कारों में से एक है। ये ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के विपरीत ये फिल्मों के लिए नहीं दिए जाते हैं। इसकी कल्पना 1948 में की गई थी और पहला समारोह 25 जनवरी 1949 को हुआ था। कुल 6 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं अभी तक, जैसे कि सर्वाधिक उत्कृष्ट टेलीविज़न व्यक्तित्व और सर्वाधिक लोकप्रिय टेलीविज़न कार्यक्रम।
अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स और प्राइम टाइम एमी अवार्ड के अलावा एमीज निम्नलिखित में से श्रेणियों में भी दिए जाते हैं, जैसे कि दिन के समय, खेल, समाचार और वृत्तचित्र, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी ये अवार्ड दिए जाते हैं। जबकि प्राइम टाइम एमी अवार्ड केवल अमेरिका में निर्मित और प्राइम टाइम के दौरान प्रसारित टेलीविजन शो को ही सम्मानित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स अंतर्राष्ट्रीय शो के लिए हैं। डे टाइम एमी पुरस्कार देर सुबह और दोपहर के दौरान प्रसारित होने वाले अमेरिकी शो को दिए जाते हैं। क्षेत्रीय एमी पुरस्कार ये क्षेत्रीय टेलीविज़न बाजारों के लिए हैं, जिसमें राज्य दर राज्य प्रोग्रामिंग, स्थानीय समाचार और स्थानीय रूप से निर्मित शो शामिल होते हैं। ये पुरस्कार 3 सहयोगी संगठनों द्वारा दिए जाते हैं। पहली टेलीविज़न अकादमी है जो प्राइम टाइम एमी पुरस्कार संचालन करती है। दूसरा है राष्ट्रीय टेलीविज़न कला एवं विज्ञान अकादमी, जो दिन के समय और खेल, समाचार, वृत्तचित्र श्रेणियों की देखरेख करती है। तीसरा है इंटरनेशनल एकेडमी फॉर टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेज, जो इंटरनेशनल एमीज के लिए जिम्मेदार है। प्रत्येक संगठन टेलीविज़न पेशेवरों को अपनी सदस्यता रखता है और अपना मतदान करते हैं और निर्णय लेते हैं कि पुरस्कार किसे मिलेगा। ये तीनों मिलके मतलब अपना विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद में निर्णय लेते हैं कि अवार्ड मतलब किसको दिया जाना चाहिए, किसको नहीं दिया जाना चाहिए। हमारा अगला आर्टिकल है अमाइलॉइडोसिस के बारे में। तो देख लेते हैं अमाइलॉइडोसिस के बारे में। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा अमाइलॉइडोसिस जैसी बीमारियों के अध्ययन में मॉडल प्रोटीन लाइसोजाइम अणुओं को इकट्ठा करके एक 2D प्रोटीन मोनोलेयर बनाया गया है। ये एक दुर्लभ बीमारी है और जो तब होती है जब एक असामान्य प्रोटीन, जिसे अमाइलॉइड कहा जाता है, किसी के अंगों में जमा हो जाता है, जो उनके आकार और कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। यह हृदय, मस्तिष्क, गुर्दे, प्लीहा और शरीर के अन्य हिस्सों में अमाइलॉइड जमा हो सकता है, जिससे अंग विफलता जैसी जीवन घातक स्थिति भी पैदा हो सकती है। अमाइलॉइडोसिस की कुछ किस्में और इनकी बीमारियां के साथ ये मिलकर होती है। ये अंतर्निहित बीमारी के उपचार में इन प्रकारों में सुधार हो सकता है। इसमें अमाइलॉइडोसिस की कुछ किस्मों से जीवन घातक अंग विफलता हो सकती है। सामान्य संकेतकों या लक्षणों में शामिल होंगे तो इसमें गंभीर थकान, वजन कम होना, पेट में दर्द होना, टांगों में दर्द होना, टखनों या पैरों में सूजन आना, स्तब्ध हो जाना, जैसे बेहोश हो जाना, हाथों पैरों में दर्द और झुंझुनी का और त्वचा के रंग में बदलाव आ जाता है। ये विभिन्न अमाइलॉइडोसिस जो प्रचलित है, इनका मतलब ये लक्षण है। लाइट चेन अमाइलॉइडोसिस ये मल्टीपल माइलोमा या अस्थि मज्जा बीमारी जैसी स्थितियों वाले जो लोगों में में लाइट चेन अमाइलॉइडोसिस होने की मतलब अधिक संभावना होती है। लाइट ये चेन अमाइलॉइडोसिस पहले माध्यमिक अमाइलॉइडोसिस के रूप में जाना जाता था। ये स्थिति एक अन्य पुरानी संक्रामक या सूजन वाली बीमारी का परिणाम है, जैसे रूमेटिड गठिया, क्रोहन रोग या अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसके द्वारा ये पहले ये होता है, उसके द्वारा ये फिर अमाइलॉइडोसिस हो जाता है। ये लाइसोजाइम क्या होता है? ये एक म्यूकोसल स्राव में मौजूद एक प्रोटीन है जो वायुमार्ग द्रव का एक प्रमुख घटक है। अब देख लेते हैं शोध के बारे में मुख्य बातें। तो इसमें लाइसोजाइम अणुओं को शुद्ध जलीय उपचरण में के इंटरफेस पर 2D मोनो लेयर के रूप में इकट्ठा किया गया है। यह शोधकर्ताओं ने लैंग मुइर ब्लोड गेट तकनीकी नामक एक तकनीकी की मदद से हवा पानी के साथ हवा ठोस इंटरफेस पर लाइसोजाइम अणुओं को व्यवहार को समझने के लिए 2D प्रोटीन मोनोलेयर का उपयोग किया है। एक अध्ययन में सतह के दबाव और उपचरण pH स्थितियों की भिन्नता के तहत वायु जल इंटरफेस पर लाइसोजाइम अणुओं के भौतिक गुणों की जांच की है। लाइसोजाइम मोनोलेयर्स का संपीड़ित व्यवहार है, वह सतह जो होती है उसमें दबाव में वृद्धि के साथ बनने वाले जो धारी जैसे डोमेन से संबंधित है। हवा पानी के इंटरफेस पर लाइसोजाइम अणुओं और चर pH स्थितियों
में उनके जो संरचनात्मक या गठनात्मक परिवर्तनों को अमाइलाइडोसिस बीमारी का अध्ययन करने के लिए एक मॉडल प्रणाली के रूप में माना जा सकता है, जो लाइसोजाइम अणुओं में मिसल फोल्डिंग और उनके ढेर का कारण होता है। हमारा अगला आर्टिकल है बुकर पुरस्कार के बारे में। तो अभी हाल ही में आयरिश लेखक पॉल लिंच ने अपने उपन्यास प्रोफिट सॉन्ग के लिए फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार जीता है। ये है आयरिश लेखक पॉल लिंच। तो अब आइए देख लेते हैं बुकर पुरस्कार के बारे में। तो ये बुकर पुरस्कार कथा साहित्य में एकल कार्य के लिए दुनिया का अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार है। इसको 1969 में यूके में स्थापित एक बुकर पुरस्कार ने शुरुआत में राष्ट्रीय मंडल लेखकों को पुरस्कृत किया था, और अब ये दुनिया भर में फैल गया है और मूल की अपनी परवाह किए बिना किसी को भी ये खुला है, मतलब अपने मूल निवासी जो हैं उनके लिए ही नहीं बल्कि ये सभी के लिए खुला है। इसका उद्देश्य अंग्रेजी में लिखे गए जो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को पुरस्कृत करके बेहतरीन उपन्यास को बढ़ावा देना है। इसकी पात्रता के लिए कौन मतलब इसके लिए एलिजिबल होगा? तो इसमें कथा साहित्य के एकल कार्य के लिए दुनिया का अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार है ये। 1969 में यूके में स्थापित बुकर पुरस्कार ने शुरुआत में राष्ट्रमंडल लेखकों को पुरस्कृत किया था। अब यह दुनिया भर में फैल गया है और यह मूल परवाह किए बिना किसी भी के लिए खुल गया है। इसका उद्देश्य अंग्रेजी में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों को पुरस्कृत करके बेहतरीन उपन्यास को बढ़ावा देना है। इसमें विजेता जो होता है उसको 50,000 जो पाउंड होते हैं वो मिलते हैं जो विजेता होता है, और प्रत्येक शॉर्ट लिस्ट किए गए जो लेखक हैं उसको 2500 पाउंड दिए जाते हैं। पाउंड जो यूरोपीय यूनियन की एक करेंसी है, मतलब तो उसी में ये दिया जाता है। बुकर पुरस्कार फाउंडेशन ये 2002 में स्थापित एक पंजीकृत चैरिटी है। तब से ये फिक्शन के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2005 में अपने उद्घाटन के बाद से वे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी जिम्मेदार है। मतलब ये जो बुकर फाउंडेशन है, पुरस्कार फाउंडेशन, ये भी देती है मैन बुकर पुरस्कार भी। हमारा अगला आर्टिकल है सौरैया पुंडवाना के बारे में। तो अब देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। अभी हाल ही में सौरैया पुंडवाना संयंत्र को पहली बार मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में दर्ज किया गया है। तो देख लेते हैं सौरैया पुंडवाना के बारे में। तो यह एक एक्टिनिडियासी परिवार से संबंधित पौधे की प्रजाति है। ध्यान रखना, एक्टिनिडियासी परिवार से संबंधित एक पौधे की प्रजाति है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना इसका नाम। सौरैया पुंडवाना के फूल ये परिपक्व होने पर सफ़ेद और गुलाबी रंग में बदल जाते हैं। इनकी पंखुड़ियाँ गुलाबी अंडाकार से लेकर सिरे तक मुड़ी हुई होती हैं। इनके फल गोलाकार चमकदार सफ़ेद रंग के होते हैं और पशु चिकित्सा के उपयोग में ये लाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय जंगलों की ऊंचाई इनमें 600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। इसके फूल पूर्ण उभयलिंगी यानी कार्यात्मक नर एंड्रोइकियम और मादा गाइनोइकियम वाले होते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की लाल सूची के अनुसार एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजाति है। इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि UPSC क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो प्रजाति होती है उन पर अक्सर क्वेश्चन बना देती है। इसमें इसका वैश्विक वितरण कहाँ कहाँ है? तो ये बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत और म्यांमार में ये पाए जाते हैं। ये भारत में के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि में ये पाए जाते हैं, मतलब पूर्वोत्तर राज्यों में। और इसको खतरा किससे है? तो सौरैया प्रजातियां विभिन्न कीटों और वायरस कवक के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, जो पत्तियों और फलों और इनकी जड़ों को प्रभावित करते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है सेट्टीहल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। तो पहले मैप में देख लेते हैं। ये हमारा भारत का मैप है, ये पूरे भारत का मैप है। इसमें ये है हमारा दक्षिण भारत का मैप, और इसमें ये जो ग्रीन कलर का स्पॉटेड है ये है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में ये है कर्नाटक, ये कर्नाटक है। और कर्नाटक में ये कर्नाटक के पश्चिमी घाट के बीच में ये दिख रहा है, ये सेट्टीहल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य है ये। और इसको अगर जूम करके बड़ा देखें तो ये एरिया सेट्टीहल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य का आता है, ये वाला। तो अब आइए देख लेते हैं इसके बारे में। मैप में हमने देख लिया।
अभी हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने राज्य सरकार से उनके मुद्दों को 6 महीने के भीतर हल करने को कहा है, जिनके कारण सेट्टीहल्ली वन्यजीव अभयारण्य के लिए पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी ESZ की स्थिति की अधिसूचना में देरी हुई है। तो सेट्टीहल्ली वन्यजीव अभयारण्य के बारे में देख लेते हैं। ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 395.6 वर्ग किलोमीटर है और इसे 23 नवंबर 1974 को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया था। इसी वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा तुंगी नदी के एक छोटे से द्वीप पर मौजूद मंदागड्डे प्राकृतिक पक्षी अभयारण्य भी है। इस अभयारण्य के भीतर तुंगा एनीकट बांध स्थित है, जो ऊद बिलाव तथा जल पक्षियों के लिए आश्रय प्रदान करता है। यहाँ पर मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों से ये आच्छादित है, मतलब यहाँ पर पाए जाते हैं। इसका पूर्वी और मध्य भाग अधिकतर शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वनों से आच्छादित है, जबकि पश्चिमी भागों में यहाँ पर अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। वनस्पतियों में यहाँ पर वृक्ष की प्रजातियाँ सिल्वर ओक, सागौन, भारतीय कांटेदार बांस, कलकत्ता बांस, आसन, टेक्टोना ग्रैंडिस, स्वीट इंद्रजाओ, आंवला आदि यहाँ पर शामिल है वनस्पतियों में। जीव जंतुओं में यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, सियार, गौर, हाथी, स्लॉथ, भालू, सांबर, चीतीदार, हिरण, जंगली सुअर, सामान्य लंगूर, बोनट मकाक आदि जैसे स्तनधारी जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। पक्षियों में यहाँ पर हार्नबिल, किंगफिशर, बुलबुल, तोता, कबूतर और बबलर, फ्लाई कैचर, मुनिया, स्वैलोज, कठफोड़वा, मोर, जंगली मुर्गी और तीतर आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। तो हमारे आज के सारे आर्टिकल खत्म हो गए। वीडियो को अगर मेरा अच्छा लगता है कंटेंट तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।